Hello to all, hope you are good and doing good with your subject also. So today our topic is vector algebra, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे थे. वी आर डिस्कसिंग वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एक्सरसाइज 10 पॉइंट फ्रॉम आवर एनसीईआरटी बुक एंड इट इज पार्ट 2. पार्ट 2 मीन्स हम एक वीडियो ऑलरेडी इसकी डिस्कस कर चुके हैं. उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, वाई इट इज नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट एंड वाई इट्स नेम इज वेक्टर प्रोडक्ट. ये हम डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि इसका आंसर हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है. दैट्स वाई दिस प्रोडक्ट इज नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट. और हमने उसमें एंगल फाइंड आउट करना सीखा. हमने उसमें सीखा हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर, जो उसकी डेफिनेशन होती है हमारे पास. वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर b, it is equals to magnitude of vector a magnitude of vector b sin theta and then n cap. और ये हम सारी डिस्कशन कर चुके हैं कि थीटा इज एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर, एन कैप इज अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी और परपेंडिकुलर टू अ प्लेन विच कंटेन्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बोथ. और इसको फाइंड आउट करना भी हम सीख चुके हैं, ये फाइंड आउट करना भी हम सीख चुके हैं हाउ टू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ कॉम्पोनेंट्स. ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में जो हमारा पार्ट 1 था. सो आज हम आगे फर्दर मूव करते हैं नई ऑब्जर्वेशंस के साथ, नई डिस्कशन के साथ और क्वेश्चंस के साथ एक्सरसाइज 10.4 के. सो स्टार्ट विद द टॉपिक नाउ. यस, द ऑब्जर्वेशन फर्स्ट वन इज बुक में बेटा अगर आप गो थ्रू हो गया एनसीईआरटी से तो उसमें आपको एक दो ऑब्जर्वेशंस हम इस वीडियो में नहीं डिस्कस, मैंने उसको सीक्वेंस वाइज नहीं लिखा क्योंकि हम फर्स्ट पार्ट में उसको डिस्कस कर चुके हैं. सो उसको मैंने स्किप कर दिया इस वीडियो में से. Yes, the first one is let vector A and vector B two non-zero vectors, then vector A cross vector B equals to zero vector. Note down these two vector are non-zero vector. यहाँ पर ये दोनों non-zero vector हैं. Then vector A cross vector B equals to zero vector if and only if vector A and vector B are parallel or collinear to each other. Means हम कहते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को हम जीरो वेक्टर तब बोलेंगे अगर वो नॉन जीरो वेक्टर्स है. अगर ये दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स हैं तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो वेक्टर किस कंडीशन में होती है? इफ एंड ओनली अगर ये दोनों वेक्टर या तो पैरेलल हैं या कोलिनियर हैं. ठीक है, तो इस कंडीशन को माइंड में रखना है कि जब भी दोनों वेक्टर नॉन जीरो हैं तो उनके पैरेलल होने पर उनकी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगी ही होगी. और अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है तो नॉन जीरो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट सिर्फ तभी जीरो होगी अगर वो दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं. और डॉट प्रोडक्ट से आपको क्या मिला था कि इफ दोज वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो. राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नॉन जीरो वेक्टर्स. ठीक है, अगर दो नॉन जीरो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट जीरो होती है तो वो परपेंडिकुलर होते हैं. बट अगर टू नॉन जीरो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है दैट मीन्स दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल. तो आपको यहाँ से दो कंडीशन, अब आपको डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट से दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस मिल गई हैं. ठीक बेटा, माइंड में इसको रखना है क्योंकि बहुत यूज होते हैं क्वेश्चंस के बीच में. छोटे छोटे पार्टिकल्स यूज होते हैं आपके लिए, फॉर्मूलाज का छोटे छोटे पोर्शंस आपको यूज होते हैं क्वेश्चन में, तो इनको माइंड में रखना है अच्छे से. यस, नेक्स्ट वन इज इफ थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2 मीन्स 90 डिग्री एंगल है. अगर यहाँ पर हम इस क्रॉस प्रोडक्ट को अगर स्किप कर दें, अगर ये डॉट प्रोडक्ट का केस होता तो क्या होता? 90 डिग्री एंगल है, दैट मीन्स ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, वो तो वहीं पर कंडीशन खत्म हो जाती. बट राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट. सो हम वहां पर देखते हैं अब हमें क्या कंडीशन मिलती है. थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री. सो क्रॉस प्रोडक्ट की अगर हम डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप. एन कैप इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी. और थीटा के प्लेस पर हमने क्या पुट कर दिया है? 90 डिग्री. एंड साइन 90 इज 1 means vector A cross vector B. In this case vector A cross vector B turns to magnitude of vector A magnitude of vector B and n cap. वो डिपेंड करता है n cap आपको क्या मिलेगा. नेक्स्ट जो हमारी थर्ड ऑब्जर्वेशन बनेगी, यहाँ पर आपको ये ब्लैंक नजर आ रहा है क्योंकि आपके साथ डिस्कस करते इसको फिल करते हैं. आई कैप क्रॉस आई कैप. ठीक है, आप देखो इस कंडीशन को देखिए बेटे. इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल और कोलिनियर, हर वेक्टर अपने पैरेलल तो होते ही है, ये तो हमें पता ही है. मीन्स अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो यहां से हमें मिला था कि उनकी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होती है. एंड एवरी वेक्टर इज पैरेलल टू इटसेल्फ मीन्स कोलिनियर हो गए, पैरेलल सेम ही लाइन ऑफ सपोर्ट दोनों का सेम हो जाता है. मीन्स ये दोनों पैरेलल या कोलिनियर के किसी भी केस में आप अगर काउंट करो दैट मीन्स इनकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए? जीरो. अब जीरो वेक्टर.
सो द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर इज जीरो वेक्टर इस डेफिनेशन के बिहाफ पर। सिमिलरली क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ जे कैप क्रॉस जे कैप इज जीरो एंड के कैप क्रॉस के कैप इज अगेन जीरो वेक्टर। ठीक है, तो हमें क्या रिजल्ट मिला कि कभी भी दो सेम वेक्टर्स होंगे तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होती है, जीरो वेक्टर होती है। ये आपका रिजल्ट है और इसको माइंड में रखना है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो वेक्टर। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, अगर आप देखो यहाँ डेफिनेशन अप्लाई करोगे तो ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए साइन थीटा एंड एन कैप जो भी इनके ऊपर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होगा। अब अगर दोनों वेक्टर अगर सेम है मीन्स उनके बीच में तो एंगल कितना होगा, जीरो। सेम वेक्टर्स के बीच में तो एंगल जीरो ही होगा ना, तो यहाँ आप थीटा के प्लेस पर जीरो पुट करोगे एंड साइन जीरो इज जीरो, दिस होल क्वांटिटी बिकम्स जीरो वेक्टर। ठीक है, इस वजह से भी आ जाता है जीरो वेक्टर। सो सेम वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट होती है जीरो वेक्टर। ये रिजल्ट आपको मिल गया। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, आई कैप क्रॉस जे कैप। ठीक है, अच्छा आई कैप किसके लॉन्ग था, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। जे कैप किसके लॉन्ग होता है, वाई एक्सिस के लॉन्ग। और हमने फर्स्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, अगर जो प्लेन इनको कंटेन करता है वो एक्स वाई प्लेन है और एक्स वाई प्लेन पर कौन सी एक्सिस परपेंडिकुलर होती है, जेड एक्सिस। और उसके लॉन्ग कौन सा वेक्टर होता है, के कैप। यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, के कैप। मीन्स आई कैप क्रॉस जे कैप आप लोगे तो उसके लॉन्ग कौन सा वेक्टर आया था हमारे पास, के कैप आया था। ठीक है, ये देखो, और ये दोनों परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का केस मतलब हम इस टाइम इसको देख रहे हैं। ठीक है, इस टाइम थीटा हमारा 90 डिग्री है। सो जो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट होगी वो होगा, अगर आई कैप क्रॉस जे कैप आप बेसिकली देखोगे तो ये क्या बना, यहाँ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आई कैप क्रॉस जे कैप अगर हम इसको लेते हैं और इस डेफिनेशन को अगर हम यूज करते हैं, ये वाली ले लो, ये तो हमने कन्वर्ट कर दी ना, इस डेफिनेशन से अगर आप मूव करते हो तो ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप एंड एन कैप। एन कैप इज अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दीज टू। और ये फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को एक साथ कंसीडर करके चल रहे हैं मीन्स उनके ऊपर जो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होगा वो किस एक्सिस के अलोंग होगा, जेड एक्सिस के अलोंग, और वो कौन सा होता है, के कैप। तो यहाँ आया के कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज 1, सो सिर्फ आपके पास क्या रह जाएगा, ओनली के कैप। मीन्स आई कैप क्रॉस जे कैप किसके इक्वल होता है, के कैप के इक्वल होता है। मैं रिपीट करती हूँ, थोड़ा सा सुन लीजिए। जो ये टर्म थी 90 डिग्री होता है यहाँ पर एंगल, और 90 डिग्री के बिहाफ पर हमें ये मिल गया था रिजल्ट। ठीक है, अब हमने वेक्टर ए के प्लेस पर आई कैप ले लिया, वेक्टर बी के प्लेस पर ले लिया जे कैप। सो ये रिजल्ट बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप एंड एन कैप। एन कैप क्या था, एन कैप होता है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दीज वेक्टर। अगर हम इन दोनों को डिस्कस करें हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस के लॉन्ग ये था, ये अगर हम थोड़ा सा रफली मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ आपके लिए क्योंकि हमने ये डिस्कस कर लिया तो मैंने इस वीडियो में आज इसको लिखा ही नहीं है। ये एक्स एक्सिस, यहाँ वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस प्लेन में जब भी आप कुछ ले रहे हो, इस प्लेन में आपके जो भी वेक्टर हैं उनके लिए अगर आप यूनिट नॉर्मल वेक्टर सर्च करोगे तो वो किस एक्सिस के अलोंग होगा, जेड एक्सिस के अलोंग होगा, क्योंकि जेड एक्सिस इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है। ऐसे अगर वाई जेड प्लेन पर आपने लेना होता तो इस प्लेन पर कौन सी एक्सिस परपेंडिकुलर होती है, एक्स एक्सिस, तो इसके अलोंग लेना होता। ठीक है बेटे, चलो अभी हम ले रहे हैं आई कैप क्रॉस जे कैप। आई कैप क्रॉस जे कैप मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इस प्लेन की बात करें हैं तो इस प्लेन पर कौन सी एक्सिस परपेंडिकुलर है, जेड एक्सिस, और इसके अलोंग कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, के कैप। तो इसलिए इस डेफिनेशन के बिहाफ पर मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप एंड एन कैप के प्लेस पर क्या आ गया, के कैप। दिस इज 1, दिस इज 1, सो द टोटल आंसर ऑफ आई कैप क्रॉस जे कैप इज के कैप। ये तो था अगर आपको हमने टोटल मैंने एग्जैक्ट फॉर्म में बताया क्या है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास के कैप, और इसी को अब थोड़ा सा आप अब वर्ब अपने माइंड में बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। जे कैप क्रॉस के कैप इज आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप इज जे कैप। और इसको माइंड में सेट करने के लिए एक वे यहाँ पर मैंने आपके लिए बनाया हुआ है,
आई कैप, जे कैप, के कैप एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे आप। तो आई कैप जे कैप लोगे, आई कैप क्रॉस जे कैप इज के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप इज आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप इज जे कैप। ये कौन सी डायरेक्शन है याद रखना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। ये ब्लैंक है जो, ये भी अभी मैं डिस्कस करती हूँ, और इसको भी इसको भी सिर्फ एक छोटे से पार्ट से ही आपने माइंड में सेट करके रखना है। और थोड़ी सी डिस्कशन मैंने आपके लिए यहाँ छोटे से एक पार्ट लिखा है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होती। डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होती थी बट क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल्स टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, इट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट में जब भी आप कोई भी दो वेक्टर्स की पोजीशन चेंज करोगे तो एक नेगेटिव आगे आता है, तभी जाके वो इक्वल काउंट होते हैं, अदरवाइज वो इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। सो क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। सो अगर हम इसी रिजल्ट को यहाँ काउंट करेंगे तो आई कैप क्रॉस जे कैप इज के कैप, इट मीन्स जे कैप क्रॉस आई कैप क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ के कैप, के कैप क्रॉस जे कैप क्रॉस के कैप इज आई कैप, सो के कैप क्रॉस जे कैप इज माइनस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप इज जे कैप, सो पोजीशन चेंज करने पर ये हो जाएगा माइनस जे कैप। ये तो आ गया हम मैथमेटिकली जो हमें यहाँ से मिल रहा है उसको हमने यूज कर लिया। अदरवाइज बेटे इसको आप डायरेक्टली भी यूज लिख सकते हो, और वो कैसे करना है, मैंने आपको कहा था आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेनी है तो ये आपको मिलते जाते हैं, बट जैसे ही हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लेते हैं तो आपके लिए नेगेटिव आंसर्स आते जाते हैं। मीन्स ये ले लो, पहले ये हमने ली यहाँ पर क्लॉकवाइज, तो आई कैप क्रॉस के कैप क्या बच रहा है सामने, जे कैप, तो आंसर क्या हुआ माइनस जे कैप, आई कैप क्रॉस के कैप इज माइनस जे कैप। चलो अब यहाँ जो अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहाँ पर बनाते हो, के कैप क्रॉस जे कैप, क्लॉकवाइज आ गए ना, के कैप क्रॉस जे कैप, तो इसका आंसर क्या होगा माइनस आई कैप। एंड लास्ट वन, दिस इज मेरे पास जैसे स्पेस है ना, मैंने थोड़ा सा वैसे ही इसको कर दिया, जे कैप क्रॉस आई कैप करोगे तो इसका आंसर क्या होगा माइनस के कैप। सो सिंपल सा एक फॉर्मेट ये है, एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो जो भी आप दो वेक्टर ले रहे हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थर्ड वेक्टर पॉजिटिव ही लेना है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थर्ड वेक्टर को नेगेटिव लेना है, जो थर्ड वेक्टर बच रहा होगा, ठीक है। ये रिजल्ट सिंपल, ये रिजल्ट याद रखने, और जो ये ऑब्जर्वेशंस हमने लिखी हैं इनको माइंड में रखना। अभी और भी बहुत सारी हैं, ये तो मैंने आपके लिए जो है, और हम आगे डिस्कस करते हैं। सो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर आगे। यस बेटे, अभी हमारे लिए डिस्कशन में ऑब्जर्वेशन में एक तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अभी रह गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम रह गया, एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम साइड्स एंड डायगोनल दोनों की फॉर्म में डिस्कस करना है, बट हम उसको क्वेश्चन के साथ डिस्कस करते हैं। पहले हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। अब एक्सरसाइज 10.4 अगर हम लेते हैं तो 10.4 में हम फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो हम कुछ नहीं यहाँ पर डिस्कस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, एंड इट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारा, if a unit vector A makes angle pi/3 with I cap, pi/4 with J cap, and an acute angle theta with K cap, then find theta and hence the components of vector A. So question के अकॉर्डिंग हमें क्या गिवन है कि वेक्टर A यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, दैट मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इज 1। एक तो ये हमें गिवन है, ठीक है। अब हमने एक तो ये थीटा फाइंड आउट करना है, दो एक्सिस के साथ हमें एंगल दिया है, थर्ड एक्सिस के साथ हमने फाइंड आउट करना है, और हमने कॉम्पोनेंट्स भी फाइंड आउट करने वेक्टर A के। सो लेट वेक्टर इक्वल्स टू A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, हमने ये एज्यूम कर लिए। अच्छा बेटे, अगर हम डायरेक्शन रेशियोज की बात करते हैं, क्योंकि हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं तो अब यहाँ पर मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी उस चीज को। डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे इस वेक्टर के कॉम्पोनेंट्स है ना, तो A1, A2, A3 ये हो गए डायरेक्शन रेशियोज। और जब हम डायरेक्शन रेशियोज से डायरेक्शन कोसाइन बनाते थे, तो डायरेक्शन को साइंस बनाने के लिए आपने सिर्फ क्या करना होता था, डायरेक्शन रेशियोज को मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड करते थे, बट यहाँ मैग्नीट्यूड कितना है 1। अगर आप इसको 1 से डिवाइड करोगे तो A1/1, A2/1, A3/1 विच इज अगेन A1, A2, A3। सो डायरेक्शन को साइंस भी यही आए। सो एक तो आपको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से मिला कि डायरेक्शन इन यूनिट वेक्टर डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन को साइंस बोथ आर सेम। चलो अब इसको माइंड में रखना है कि हमारी डायरेक्शन को साइंस भी वही है जो वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। जनरली वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज तो वही होते हैं, बट डायरेक्शन को साइंस भी इस केस में वही है। चलो अब हम मूव करते हैं
अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दिया हुआ है कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या है π/3, वाई एक्सिस के साथ है π/4 और जेड एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल लेना है आपने थीटा। ठीक है, अब डायरेक्शन कोसाइंस कुछ एक रिलेशन को सेटिस्फाई करवाते थे और वो रिलेशन क्या होता था, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। यहाँ मैंने वो नहीं लिखा है क्योंकि हम बहुत अच्छे से इसको डिस्कस कर चुके हैं। सो cos स्क्वायर अल्फा मीन्स cos स्क्वायर π/3, cos स्क्वायर बीटा that means cos square π/4 plus cos square gamma, and gamma here is gamma की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, the value of gamma is theta, so cos square theta equals to 1। चलो आप वैल्यू पुट करो, cos 60 1/2, cos 45 1/√2 एंड cos स्क्वायर थीटा सेम स्क्वायर इनके एज इट इज में रख दिए। अब इसको आप जैसे सॉल्व कर लोगे आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी cos थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2 आएगी क्योंकि स्क्वायर की वजह से। बट हमने यहाँ पॉजिटिव क्यों लिए, क्योंकि दे आर आस्किंग अबाउट द एक्यूट एंगल, दैट्स वाई वी टेक ओनली पॉजिटिव साइन एंड अकॉर्डिंग विथ द हेल्प ऑफ दिस पॉजिटिव साइन थीटा इक्वल्स टू π/3। तो थीटा हमें मिल गया 60 डिग्री। ठीक है बेटा, तो अब हमें मिल गया है हमारा एंगल एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ एंड जेड एक्सिस के साथ। अब अगर हम डायरेक्शन कोसाइंस लिखते हैं तो वो हो गया cos अल्फा कॉमा cos बीटा कॉमा cos गामा, वैल्यूज पुट करती तो ये मिल गई हमें डायरेक्शन कोसाइंस। और अगर डायरेक्शन कोसाइंस मिल गए तो अभी हमने ऊपर देखा था कि डायरेक्शन कोसाइंस से क्या क्या है, वो वेक्टर के कॉम्पोनेंट्स ही हैं इस यहाँ पर। तो इसका मतलब हमें वेक्टर के कॉम्पोनेंट्स में मिल गए हैं ये। तो बस अब वेक्टर बन गया हमारा 1/2 i कैप प्लस 1/√2 j कैप प्लस 1/√2 k कैप। यहाँ पर पुट कर दिया हमने, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दी तो ये मिल गया हमें वेक्टर ए। यस, ये हो गया हमारा वेक्टर ए कंप्लीट। ठीक है, चलो आप मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। अब जो ये क्वेश्चन नंबर 4 है इसको हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत मुश्किल काम नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट देती हूँ, आप इसको ट्राई कर लेना। सिर्फ हमने ये प्रूफ करना है। आप सिंपली जैसे ब्रैकेट ओपन करते हो वही करना, वेक्टर ए क्रॉस दिस फिर माइनस वेक्टर बी क्रॉस दिस। अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, फिर माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। और हमने सीखा था सेम वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है, 0। अभी हमने वीडियो में डिस्कस किया है। तो ए क्रॉस ए 0 हो जाएगा, बी क्रॉस बी भी 0 हो जाएगा। फिर आपके पास बचेगा सिर्फ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एंड माइनस ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। और माइनस ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए भी किसके इक्वल होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के। ये भी हमने डिस्कस कर ली है। तो वो दोनों ऐड होके 2 टाइम्स हो जाएगा। वर्बल मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज है, तो आप खुद ट्राई कर सकते हो इसको। फिर भी डाउट हो तो फिर मुझे बताइएगा, हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ दिस वेक्टर क्रॉस दिस वेक्टर इक्वल्स टू 0 वेक्टर। और बहुत इजी सा क्वेश्चन है। पहले मैं इसको स्किप कर रही थी, फिर मुझे लगा चलो सारी क्वेश्चन आपके लिए स्किप कर देंगे तो फिर आप कहोगे कि हमने रिटन में ज्यादा डिस्कशन नहीं की है, वर्बल ज्यादा कर ली है। सो स्टार्ट करते हैं हम। सो अब हमें दे रखा है कि इन दोनों वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर है और हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने का वे क्या होता है, डिटर्मिनेंट मेथड। फर्स्ट रो में आई कैप जे कैप के कैप, फिर उसके बाद जो फर्स्ट वेक्टर उसके कॉम्पोनेंट्स 2 6 27 वो लिखा। फिर सेकेंड वेक्टर के कॉम्पोनेंट्स 1 लैम्डा एंड म्यू इक्वल्स टू 0 वेक्टर है। इसको डिटर्मिनेंट को ओपन करना है आपने, और डिटर्मिनेंट को ओपन करने का वे वही आई कैप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम स्किप 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, फिर माइनस जे कैप फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम स्किप 2 म्यू माइनस 27, देन प्लस के कैप फिर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम स्किप 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल्स टू 0 वेक्टर। और 0 वेक्टर मीन्स 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, उसका हर कॉम्पोनेंट 0 होता है। सो बस कंपेयर कर लेना है। इसका मतलब आई कैप यहाँ पर ये है और इधर तो 0 ही है, तो 6 म्यू माइनस 27 इक्वल्स टू 0, माइनस ऑफ 2 म्यू माइनस 27 इक्वल्स टू 0, तो वो नेगेटिव अपने आप उधर जाके खत्म हो जाएगा। और थर्ड क्या है 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से लैम्डा मिला 3 और यहाँ से म्यू मिला हमें 27/2। बहुत इजी सा टर्म थी, बहुत मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं था। चलो अब इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन बाद आपको यहाँ 8th क्वेश्चन नजर आ रहा है, मीन्स जो बीच के क्वेश्चन है उसको हमने नहीं डिस्कस किया। और उसका रीजन ये है कि जो क्वेश्चन नंबर 6 है, they are saying given that vector a dot vector b equals to 0 and vector a cross vector b equals to 0 vector, what can you conclude about the vectors vector a and vector b। ठीक है, सिर्फ हमने बताना है कि हमें क्या कंक्लूजन मिल रहा है इससे। अच्छा, अगर आप सिंपल सी एक टर्म देखिए
कि सपोज ये दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। देखो अगर इनमें से कोई भी एक जीरो हुआ फिर तो 100%, अगर सपोज ए जीरो है तो ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, और अगर बी जीरो है तो जीरो वेक्टर होने पर ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, मीन्स तब तो कोई डिस्कशन का पार्ट ही नहीं बचता। अब हम ये लेके चले हैं कि दोनों ही नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए भी नॉन जीरो है और वेक्टर बी भी नॉन जीरो है। ठीक है, ये मान लिया हमने, तो क्या कंक्लूजन हमें कुछ मिल सकता है? अगर ये दोनों नॉन जीरो वेक्टर हैं तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जीरो होने का मतलब है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और क्रॉस प्रोडक्ट के जीरो होने का मतलब क्या होता है कि वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। ठीक है, क्या ऐसे हो सकता है कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर भी हों और वो पैरेलल भी हों? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। इट मीन्स वेक्टर ए या वेक्टर बी दोनों नॉन जीरो नहीं हो सकते। इधर वेक्टर ए इक्वल्स टू जीरो वेक्टर और वेक्टर बी इक्वल्स टू जीरो वेक्टर, इनमें से किसी ना किसी एक का जीरो होना जरूरी है, तभी ये कंडीशन होल्ड करेगी, अदरवाइज ये होल्ड नहीं करेगी। ठीक है, और ये 7th क्वेश्चन छोड़ ही देना, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम नहीं करते उसको डिस्कस। अब हम 8th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यस बेटे, नाउ दे आर सेइंग इफ ईदर वेक्टर ए इक्वल्स टू जीरो वेक्टर और वेक्टर बी इक्वल्स टू जीरो वेक्टर देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू जीरो वेक्टर। ठीक है, सही भी बात है, इन दोनों में से कोई भी एक जीरो होगा तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होती ही होती है। इज द कन्वर्स ट्रू? जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। फर्स्टली कन्वर्स की स्टेटमेंट क्या है, उसके बाद ही हम बताएंगे ना कि ट्रू है या नहीं है, तो हम पहले कन्वर्स की स्टेटमेंट लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ कन्वर्स पार्ट, इफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू जीरो वेक्टर देन इधर वेक्टर ए इक्वल्स टू जीरो वेक्टर और वेक्टर बी इक्वल्स टू जीरो वेक्टर। ये है कन्वर्स की स्टेटमेंट। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? नो, इट इज नॉट ट्रू। दिस डज नॉट होल्ड फॉर एवरी वेक्टर। ये नहीं होल्ड होता, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जीरो वेक्टर हो सकता है, कब हो सकता था वो? जब वो दोनों वेक्टर पैरेलल हों, तो उनका जीरो होना जरूरी नहीं है, वो कोलिनियर या पैरेलल होंगे तब भी उनकी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो सकती है। तो बस यहाँ पर कोई भी दो पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर्स ले लीजिए। आप कुछ भी लिखना बेटे, वेक्टर कुछ भी लिखिए आप, जैसे मैंने लिखा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, जो भी आप वेक्टर ए लिखोगे सिर्फ और सिर्फ आपने वेक्टर बी बनाने के लिए क्या करना है, उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी सेम नंबर से। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव आपकी विषय, जैसे मैंने यहाँ पर इसी वेक्टर को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ये दोनों पैरेलल वेक्टर ही हैं, ये डिफरेंट नहीं हुए हैं। ठीक है, क्योंकि आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो ना, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन वही रहती है और नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर डायरेक्शन चेंज हो जाती है, अदरवाइज वो रहते पैरेलल ही है। अब अगर आप इनकी क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करोगे तो यस बेटे, अब अगर इनकी क्रॉस प्रोडक्ट आप चेक करोगे तो ये तो हमें डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी से भी पता होता है, हम कर चुके हैं उनको डिस्कस कि कभी अगर इसमें से हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो ये भी 1 1 1 और ये भी 1 1 है, तो ये जीरो ही आ जाता है, जीरो वेक्टर सॉरी, तो ये जीरो वेक्टर आ जाता है। तो इसका मतलब अदरवाइज आप इसको ओपन भी कर सकते हो पूरा। तो यहाँ ना ही वेक्टर ए जीरो है ना ही वेक्टर बी जीरो वेक्टर है, बट इनकी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो वेक्टर है, सो कन्वर्स होल्ड नहीं कर रहा। अब आपको ये क्वेश्चन नजर आ रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं फिर हम इस क्वेश्चन पर आते हैं। Yes class, now area of triangle. If vector A and vector B represent the adjacent sides of a triangle, ये मैंने मेंशन किया आपके लिए, वेक्टर ए बी और ये ए सी साइड है और ये बी सी साइड है, तो वेक्टर ए हमने ए सी के लॉन्ग लिया और वेक्टर बी हमने ए बी के लॉन्ग ले लिया। देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसका फॉर्मूला ये बनता है कि हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब ये कैसे बना है हम उसको डिस्कस करते हैं, ये आपने माइंड में रखना है, इसको याद करना है, इसको यूज करेंगे हम। ये जो यहाँ डिस्कशन करेंगे उसको हमेशा आपने नहीं करना है, सिर्फ आपने इस फॉर्मूले को रिकॉल करना है जब भी आपने क्वेश्चन को करना है, बट आप ये समझो कि कैसे बना है ये। अब अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल इन जनरल निकालते हैं वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है ना, ये आर बेस इज ए बी एंड द हाइट इज सी डी, तो इतना होगा। अब ए बी अगर लेंथ काउंट करनी है तो उसका मतलब होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और सी डी अगर आप सी डी काउंट करते हो, इसको लेना है तो आप ट्राइंगल देखो, अगर सी ए डी अगर हम इस ट्राइंगल को देखते हैं तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मीन्स CD is the perpendicular in this triangle, तो CD upon AC perpendicular upon hypotenuse it is equals to sin theta। ठीक है, मीन्स CD equals to AC sin theta, और AC means length of this part, वो क्या है, magnitude of vector A into sin theta, तो हमने CD के प्लेस पर लिख दिया magnitude of vector A into sin theta।
और ये किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये हमने किया था ना लास्ट जब हमने उसमें किया था, फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि आप मैग्नीट्यूड ले लेते हो तो एन कैप हट जाता है, क्योंकि एन कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, तो वो रहता ही नहीं है। तो मैग्नीट्यूड में सिर्फ ये 3 टर्म्स रहती हैं हमारे पास। तो ये हमारे लिए आ गया वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डिवाइडेड बाय 2, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ये बन जाता है हमारे पास। ठीक है, सो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल हम इसके भी यहाँ पर हम फाइंड आउट करते हैं। यस बेटा, नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस ए बी एंड सी। अब हमें सिर्फ वर्टिसेस दिए हैं, तो पहले तो हमें वेक्टर्स निकालने पड़ेंगे, मींस लाइंस हैं जो, वो हमें अगर वेक्टर की फॉर्म में, तो हम पहले ए बी वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। ए बी वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। इनको सब्ट्रैक्ट कर लिया तो ये मिल गया हमें ए बी वेक्टर। फिर आप फाइंड आउट कीजिए ए सी वेक्टर। ठीक है, अगर सपोज यहाँ ए है, अगर सपोज ये आपकी ट्राइंगल है, मैं एक रफली थोड़ा सा ड्रॉ कर दिया आपके लिए, ये ए, ये बी और ये सी, तो ये ए बी हो गया और ये होगी ए सी। तो ए बी हमने फाइंड आउट कर लिया। फिर ए सी पोजिशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, तो उससे आपको ये मिलेगा। ठीक है बेटा, अब आपको ये मिल गए तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या रहेगा, हाफ वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी। जैसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिखते हो ना, तो यहाँ ए और बी की जगह पर ए बी और ए सी है। अब करो आप इनकी क्रॉस प्रोडक्ट, तो वो होगा आई कैप जे कैप के कैप, देन कॉम्पोनेंट 1 2 3 फर्स्ट वेक्टर के, सेकंड वेक्टर कॉम्पोनेंट 0 4 3। इनकी क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व कर लेना है तो हमें मिलता है ये आफ्टर क्रॉस प्रोडक्ट। अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि हम क्रॉस प्रोडक्ट बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ये आ जाएगा, डिटर्मिनेट मेथड से इसको ओपन करना है। फिर फाइंड आउट करना है इसका मैग्नीट्यूड, तो ये किया हमने इसका मैग्नीट्यूड, रूट ऑफ -6 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज रूट 61, और फिर हमने उसको डिवाइड करना है 2 से, सो यू विल गेट योर लास्ट आंसर। सो द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज रूट 61/2। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं पैरेललोग्राम का एरिया। यस बेटा, पैरेललोग्राम के एरिया को अगर हम डिस्कस करते हैं, अगेन लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी रिप्रेजेंट द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम की 2 साइड्स होगी, AD एंड AB के अलोंग हमने वेक्टर्स ले लिए हैं। ठीक है, और यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। तो फॉर्मूला तो ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। मैं ट्राइंगल में इसको हाफ लेना, मतलब 2 से डिवाइड करना, और पैरेललोग्राम के एरिया में इसको डिवाइड नहीं करना। अब ये बना कैसे है, इन जनरल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट, ये हमारा होता है ना फॉर्मूला। सो AB इंटू DE, AB के लॉन्ग बी वेक्टर है तो इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और DE जब आप देखोगे DAE इस ट्राइंगल को देखोगे, अगेन ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो DE परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करोगे, अगर आप DE अपॉन AD करोगे विच इज इक्वल्स टू साइन थीटा, तो DE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AD इंटू साइन थीटा, और AD की लेंथ कितनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, तो इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इंटू साइन थीटा, और वो सिंपली क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। तो ये आपका पास है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब मैं इसका कोई क्वेश्चन आपको नहीं दे रही हूँ, बुक में क्वेश्चन नंबर 10 है, 10.4 में सिंपल सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट करके मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो आप उसको खुद कर सकते हो। हम डिस्कस करते हैं अब इन टर्म्स ऑफ डायगोनल्स कैसे आप निकाल सकते हो पैरेललोग्राम का एरिया। ठीक है, और वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, CBSE में उसके क्वेश्चन भी आए हैं, तो उसको ध्यान से समझिए। उसका क्वेश्चन फिर हम एक डिस्कस भी करेंगे, उस फॉर्मूला को पहले ध्यान से समझिए। ये बहुत इजी टर्म है, अब आपको पता है क्रॉस कैसे निकालना है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, तो ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए आप तक छोड़ा मैंने। डाउट हो तो फिर मुझे बताइएगा। यस बेटे, अब आप समझो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन टर्म्स ऑफ डायगोनल्स कैसे होते हैं। अब फिर से हमने एक पैरेललोग्राम सपोज ड्रॉ की है, ये ए वेक्टर AD के लॉन्ग A वेक्टर है, AB के लॉन्ग B वेक्टर है। अच्छा, अगर आप ध्यान दो, AB के लॉन्ग अगर B वेक्टर है, दैट मीन्स DC, अगर हम ये भी लेंगे तो ये भी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये भी क्या हो जाएगा, वेक्टर B, क्योंकि ये पैरेलल साइड्स हैं। सिमिलरली इफ AD वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर A, तो BC इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर A। बट अगर आप डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। अगर AB काउंट करोगे तो B वेक्टर है, और BA काउंट करोगे तो -B वेक्टर होगा वो। ठीक है, अब ये डायगोनल है AC एंड BD, ये हमारे डायगोनल्स हैं। जब हम 2 वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो ऐड होकर जो हमें मिलता है वो क्या कहलाता है, उनका रिजल्टेंट कहलाता है। ठीक है, तो अब आप सपोज यहां से मूव करो, A से स्टार्ट किया आपने, A to D गए एंड D to C आते हो, तो आपने कौन से वेक्टर्स को कवर किया है, वेक्टर A प्लस वेक्टर B इसको कवर किया है। और अगर आप A से C डायरेक्टली आ रहे हो तो इसका मतलब जो ये D1 है, जिसको हमने D1 से रिप्रेजेंट किया, ये क्या होगा, वेक्टर A प्लस वेक्टर B।
क्योंकि सम ऑफ टू वेक्टर इज नोन एज द रिजल्टेंट ऑफ दोज टू वेक्टर्स। तो D1 वेक्टर तो होगा वेक्टर A प्लस वेक्टर B, ठीक है ना। ये A से स्टार्ट होकर C पर फिनिश हो रहा है D1, और आप ऐसे ही जा रहे हो A टू D एंड D टू C जा रहे हो, तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज D1। सिमिलरली अगर हम D2 ले रहे हैं B2 ऐसे, तो D2 के लिए हम जा रहे हैं, D2 कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, B टू D आ रहा है, ठीक है। अब हमने B से स्टार्ट किया, B टू A जाते हैं, ये है वेक्टर B, A टू B वेक्टर है ना, तो B टू A कौन सा वेक्टर होगा, माइनस B, डायरेक्शन चेंज होगी माइनस B, और फिर आप A टू D आए तो वो तो A वेक्टर ही है, यानी कि A वेक्टर माइनस B वेक्टर, वो क्या बनता है तुम्हारा D2 वेक्टर, ठीक है। तो ये इतनी डिस्क्रिप्शन या इतनी आपने डिस्कशन नहीं करनी होती पेपर के टाइम, ये सिर्फ मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताया कि D1 कैसे बनता है और D2 कैसे बनता है। सो वन डायगोनल इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग दोज टू वेक्टर, दोज टू साइड्स, जो साइड्स के लॉन्ग वेक्टर हैं, और अगर अदर डायगोनल कैसे मिलते हैं, उनको सबट्रैक्ट करके मिलता है। तो ये तो हुआ डायगोनल को फाइंड आउट करने का वे, ठीक है। अब डायगोनल के अलोंग जो एरिया, डायगोनल को यूज करके एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, हाफ ऑफ D1 क्रॉस D2 मैग्नीट्यूड। जैसे आप ट्राइंगल में निकालते थे वही है, बस यहाँ डायगोनल्स को यूज करना है, साइड्स को नहीं, ठीक है। और अगर साइड्स दे भी दी उन्होंने, बट एरिया डायगोनल की टर्म में मांग ले, तो अब आप साइड्स को यूज करके डायगोनल्स ऐसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। अब एक करते हैं क्वेश्चन इसका। यस बेटे, ये CBSE 2016 में आया और इम्पोर्टेंट है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि डायगोनल की टर्म्स में एरिया फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट पार्ट है। The two adjacent sides of a parallelogram are this and this. Using the diagonal vectors, find the area of the parallelogram. Find the two unit vector parallel to its diagonal. तो ये दो तरह का हमसे क्वेश्चन मांगा है। पहले तो हमने एरिया फाइंड आउट करके देना है, फिर हमने यूनिट वेक्टर भी देने हैं जो पैरेलल टू डायगोनल होते हैं। चलो ये सेकंड पार्ट की तो डिस्कशन बाद में करते हैं, पहले हम निकालते हैं एरिया। अब देखो हमें साइड्स दे दिए ना, डायगोनल डायरेक्टली तो नहीं दिए। सपोज फर्स्ट वेक्टर A वेक्टर है, सेकंड को हमने B से रिप्रेजेंट किया, तो अब D1 फर्स्ट डायगोनल कैसे आता है, ऐड होकर, तो इन दोनों को ऐड कर लोगे आप, ठीक है। ये मैंने ऐड करके यहाँ लिख दिया है। सेकंड डायगोनल आता है सब्ट्रैक्ट करके, इनको सब्ट्रैक्ट कर लिया दोनों को, वो भी यहाँ लिखा हुआ है। एडिशन सब्ट्रैक्शन अब आपको पता है, तो इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ आपके लिए। फिर आपने जब एरिया निकालना है इन टर्म्स ऑफ डायगोनल, तो अभी हमने फॉर्मूला देखा, वो क्या होता है, हाफ D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर और फिर उसका मैग्नीट्यूड। तो पहले हम निकालेंगे D1 क्रॉस D2, तो फर्स्ट रो में I कैप J कैप K कैप, फिर कॉम्पोनेंट्स 4 -2 और फिर आएंगे 0 -6 -8। और बेटा अब इसको ना कैलकुलेट करना, अब आप जानते हो डिटर्मिनेट्स मेथड से, तो वो हमने डिटर्मिनेट से इसको कैलकुलेट कर लिया। और फिर हमने क्या निकालना था, इसका मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड आपके पास आता है 4√101। ये मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करें, इसको कैसे ओपन करें, ये सब पहली वीडियोस में हो चुका है, इसलिए मैं बार बार नहीं उसको रिपीट कर रही हूँ आपके लिए, ठीक है। तो बस अब आ गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो हमें मिल गया हाफ D1 क्रॉस D2 का मैग्नीट्यूड है, फॉर्मूले में पुट कर दिया, ये मिल गया। अब आपका सेकंड पार्ट ये बचता है। सेकंड पार्ट अब आपका है फाइंड द टू यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। डायगोनल के पैरेलल जो यूनिट वेक्टर होंगे वो निकालना है। किसी भी चीज के पैरेलल, पैरेलल मींस डायरेक्शन सेम, यही होता है पैरेलल का मतलब है डायरेक्शन सेम, और डायरेक्शन निकालने का मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना। तो इनडायरेक्टली वो हमें क्या कह रहे हैं कि यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करो, और मैग्नीट्यूड तो यही है, वो बोल रहे हैं ना कि यूनिट वेक्टर ही फाइंड आउट करना है, तो हमें मैग्नीट्यूड की तो चिंता ही नहीं है। यूनिट वेक्टर हमने सिर्फ क्या फाइंड आउट करके देना उनको, डायगोनल्स के अलोंग यूनिट वेक्टर, इतना सा काम है। अब आपका फर्स्ट डायगोनल ये हमने निकाला था कि D1 जो था, फर्स्ट वन इज 4I कैप -2J कैप -2K कैप। तो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने का मीनिंग क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 4 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर विच इज 2√6। इसको डिवाइड कर दो अब, तो ये हमने मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो ये मिल गया हमें यूनिट वेक्टर। और पैरेलल है क्योंकि डायरेक्शन ही तो निकाली हमने, तो वो सिर्फ आपको डायरेक्शन निकालने के लिए बोल रहे थे, सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज को घुमाया हुआ है। तो ये D1 के अलोंग आ गया, ये फर्स्ट रिक्वायर्ड वेक्टर। सेकंड के लिए आप D2 के अलोंग यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करोगे, और मैंने सिर्फ आंसर लिखा, आप उसको ट्राई करना, ठीक है। मुश्किल नहीं है, ऐसा ही मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है, तो अब आप उसको ट्राई करना क्योंकि बिल्कुल ही सेम है। अब बेटा आपके पास एक रहता है क्वेश्चन नंबर 11 और 12, यहाँ पर 11 एंड 12 क्वेश्चन आपके बचते हैं। ये भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, और सिर्फ रेक्टेंगल वाले में सिर्फ आप पैरेललोग्राम के एरिया का ही फॉर्मूला यूज करना। अब इनको आप ट्राई करना, कहीं डाउट हो तो मुझे बताइएगा। सो प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस ही आपको हेल्प करेगी। कहीं डाउट हो मुझे बताइएगा, ठीक है। टेक केयर, बाय।